अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हम रिलेटेड पढ़ेंगे पैथोलॉजी से। हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव होंगे, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले यही होता है कि हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लें। तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले होंगे तो व्हाट इज़ पैनकेटाइटिस, ठीक है। व्हाट इज़ पैनकेटाइटिस। सेकंड हमारे पास होगा पैथोजेनेसिस ऑफ पैनकेटाइटिस, पैथोजेनेसिस ऑफ पैनकेटाइटिस, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा सा हम क्लिनिकल क्लिनिकल को देख लेंगे, ठीक है, जिसमें टेस्ट वगैरह आ जाएंगे कि कौन से टेस्ट और साइन एंड सिम्टम्स वगैरह, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसको शॉर्ट से शॉर्ट कर हो, ताकि बेसिक जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए, ठीक है, जो कि किसी भी लेक्चर का जो है ना हमारे पास मोट होता है। तो पैनकेटाइटिस होता क्या है, ठीक है। अब तुमसे कोई वायर पूछो व्हाट इज पैनकेटाइटिस, तो इंफॉर्मेशन ऑफ पैनक्रियास पैनकेटाइटिस। अब क्योंकि हम पैथो पढ़ रहे हैं तो हमेशा पैथो होती है पैथोफिजियोलॉजी से। तो ऐसा होता क्या है, क्योंकि इट इज़ अ वेल प्रोटेक्टेड ऑर्गेनिज्म, नॉट एज एन एक्सपोज थिंग, जैसे माउथ होता है, कैनाल हो गया या स्किन हो गई, जो कि इन्वायरमेंट से डायरेक्टली एक्सपोज है। तो वाई इट इज़ अफेक्टेड, हालांकि नीटोपेरिटोनियल है। तो सब इसमें होता क्या है, हमारे पास इंट्रा पेनक्रियाटिक, अच्छा, इंट्रा पेनक्रियाटिक एंजाइम की एक्टिवेशन हो जाती है। यानी कि जैसे कि हमें पता है कि नॉर्मल जो हमारा पेनक्रियाज होता है तो वो क्या करता है, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। वो एंजाइम्स किस लिए होते हैं, वो एंजाइम्स हमारे पास डाइजेशन के लिए होते हैं। इस चीज़ की डाइजेशन के लिए होते हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स होते हैं, ठीक है। हर चीज़ के लिए उसके पास एक एंजाइम है। तो वो क्या करता है, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। वो एंजाइम्स किस लिए होते हैं, वो एंजाइम्स हमारे पास डाइजेशन के लिए होते हैं। इस चीज़ की डाइजेशन के लिए होते हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स होते हैं, ठीक है। हर चीज़ के लिए उसके पास एक एंजाइम है, हर उसके लिए, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा वो ही पढ़ा देती हूँ, चलो। डाइजेशन होती है, इसके हमारे पास 4 फेज है ना। हाँ, तो 2 डाइजेस्टिव फेज है और ऑब्जॉर्व। मैंने ऐसे इसको डिवाइड करा, वैसे तो इसमें 4 फेज सिंपली लिखे हैं मैंने। तो डाइजेशन में जो है ना, दो क्या आता है, एक आती है टर्मिनल डाइजेशन, और एक आती है, तो हमारे पास एक आती है इंट्रा ल्यूमिनल डाइजेशन। मैं यहाँ पे ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये पूछ लेते हैं ना बीसीक्यू वगैरह में, तो यहाँ से ये चीज़ भी कवर हो जाए, ठीक है। टर्मिनल डाइजेशन, और हमारे पास आ गई इंट्राल्यूमिनल डाइजेशन। इसी तरह जब अब्जॉर्प्शन में आता है तो वो भी 2 तरह से होती है, ट्रांस एपिथेलियल और होती है, एक मिनट, ट्रांस एपिथेलियल, और दूसरी हमारे पास होती है लिम्फेटिक के थ्रू जो होती है, उसका नाम है, हाँ, लिम्फेटिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो हमारे पास इंट्राल्यूमिनल, देखो सिंपल बात है, जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, हाँ, पहले वो छोटे टुकड़ों में टूटता है, देन उसकी होती है। तो जो छोटे टुकड़ों में टूटता है, या तो माउथ वगैरह में जितना भी उसका क्रंच रंच और सरंज जो भी हम उसका बना रहे होते हैं ना, वो इंट्राल्यूमिनल है, यानी कि ब्रेक डाउन इन स्मॉल पार्टिकल, ठीक है, ब्रेक डाउन स्मॉल पार्टिकल। और ये जो टर्मिनलाइजेशन है ये एंजाइमेटिक है। अब इतना छोटा हो गया कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब पार्टिकल को तोड़ना है तो माइक्रोस्कोपिक लेवल की चीज़ चाहिए, तो इस तरह से याद रखें। ट्रांस एपिथेलियल जो एपिथेलियम से हो रहा है, और लिम्फेटिक्स, जो लिम्फेटिक्स से गुजरा है। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल, मेरा टॉपिक ही नहीं है, ठीक है। अब मैं जो कहना चाह रही हूँ ये कि ये टर्मिनल डाइजेशन से हमें चाहिए था एंजाइम। अब ये एंजाइम भी जो है 2 तरह से होते हैं, एक हमारे पास आते हैं पेनक्रियास से, और एक हमारे पास आते हैं उसी एपिथेलियम के ब्रूश बॉर्डर से आते हैं। जैसे कि आपने क्या क्या इंटेस्टीन पर लिया तो पता होगा कि ब्रूश बॉर्डर से आते हैं, जो कि हमारे पास इंटेस्टीन को लाइन कर दिया उसने। तो पैनक्रियास से जो आते हैं वो हमारे पास, हमें नाम याद करना है, ठीक है। अभी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये भी हमारे पास किस में पूछ लेते हैं,
वाई वाई पूछ सकते हैं या वैसे भी MCQ बात है भाई याद आने चाहिए। और एज अ नोट्स भी अगर बना तो इस तरह से बना लेना, ठीक है। तो ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सन, कीमोट्रिप्सिनोजन, यानी कहने का मतलब अच्छा ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिनोजन, हाँ। और ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, दो और थे ना, प्रोलास्टेस, कार्बो ऑक्सीलेज ए, प्रोकार्बोक्सिलेज बी और लाइपेज। यानी अब ये देखो कि ये होगा हमारे पास प्रोटीन के लिए, ठीक है, ये होगा लिपिड के लिए। अच्छा, राइटिंग पे सॉरी मुझे नींद आ गई एक्चुअली, ठीक है। और लाइपेज के लिए हमारे पास ये इसके लिए हो गया फैट के लिए, ट्रिप्सिन, हाँ ये हमारे पास प्रोटीन के लिए हो गया। तो कहने का मकसद ये देखो ये लिखा है प्रो, सारे प्रो है, यानी कि ये जब पैंक्रियाज के अंदर है तो ये कौन सी फॉर्म है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, और इनको एक्टिवेटेड फॉर्म में जाना होता है। एक्टिवेटेड फॉर्म में जाने के लिए सिर्फ ये वाला जो है, ये सिर्फ ये ऐसा है जो ब्रूज बॉर्डर से हमारे पास लगता है, वहाँ पे कौन सा एंजाइम होता है, एंटेरोपेप्टाइडेज, उससे ही एक्टिवेट होता है। ये जो ट्रिप्सिनोजन है ब्रूज बॉर्डर वाला जो एक एंजाइम है, एंटेरो यानी इंटेस्टीन पेप्टाइडेज, ये एक ऐसा एंजाइम है जो इससे एक्टिवेट होता है, यानी कि इसको ये इन्वायरमेंट मिलेगी तो इसको ये मिलेगा और ये एक्टिवेट होगा। और बाकी जितने भी हैं यानी ये प्रो और ये प्रो, ये हमारे पास किससे हो रहा है, ये ट्रिप्सिन से हो रहा है, ये एक्टिवेटेड बाय ट्रिप्सिन। तो ऐसा गंदा हो गया है। तो कहने का मकसद है कि अगर ट्रिप्सिन ने अपना कमाल दिखा दिया तो सारे कमाल शुरू हो जाएंगे। तो ट्रिप्सिन इज द मेन हीरो ऑफ द फिल्म। तो अब के मसला तो ये है कि ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन और जिन जो है वो कैसे इनएक्टिवेट रहता है। एक तो हम पहले से थोड़ा सा ये देख लेते हैं। दो चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो इनएक्टिवेटेड रहता है, ठीक है, उसके साथ एक प्रो फॉर्म लगी हुई है, यानी कि एक ऐसी चेन लगी हुई है जिसको काम नहीं करने देगी, तो ये एक एंटी ट्रिप्सिन कहलाता है, ठीक है। ये एंटी ट्रिप्सिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसको क्या नाम है, इससे अलग नहीं होने देते और ये इस फॉर्म में कंबाइंड रहता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि इसका जो हमारे पास जैसे कि हमें पता है कि गॉल ब्लेड नहीं सॉरी गोल्जी बॉडी से हमारे पास ये पैकेजिंग हो रही होती है, तो हाइड्रो जो लाइजोसोम है उसकी पैकेजिंग अलग होती है, लाइजोसोमल एंजाइम्स की, जो कि विद इन द इंट्रासेलुलर जितने भी प्रोटीन्स वगैरह आते हैं उनकी डाइजेशन के लिए होता है, और इन वाले एंजाइम की पैकेजिंग अलग होती है। तो जब क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स है हाइड्रोलेस, जब ये एक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है कुछ भी चीज़ एक्टिवेट हो सकती है, वही अलग अलग पैकेजिंग होती है। तो ये दो सेफ्टी मैकेनिज्म है जो अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं विद इन द पैंक्रियाज की, ये ट्रिप्सिन एक्टिवेट नहीं होता। अब ऐसा होता क्या है कि ये ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो जाए, तो उसके लिए सिंपल बात है। अच्छा, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं जो है ना ये बता रही हूँ कॉज कैसे याद करनी है ना, कॉजेज कैसे याद करनी है, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि हमें मैकेनिज्म कैसे याद करना है। तो कॉजेज और मैकेनिज्म मिल जाता है लेकिन याद करने के लिए अच्छा, तो हम आ जाते हैं पहले कॉजेस, ठीक है। अगर तुमसे कोई बोले कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पैंक्रियाटाइटिस, तो इसको दिमाग में ना सिंपल सिंपल बता लो भाई, आगे नहीं एंजाइम आगे नहीं जा रहा, अटक गया, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है। अच्छा, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से नहीं हो रहा, ब्लड भी तो आता है ना, टॉक्सिन्स आ रहे हैं, या इसको कह लो वेस्कुलर, इसको एक वेस्कुलर को हम ले लेते हैं, और फिर आ रहा है यानी ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि बाहर नहीं जा रहा, कोई बाहर से चीज़ आ रही है उसके पास, ज़बरदस्ती उसको वो कर रही है। और थर्ड क्या है, जेनेटिक, उसके खुद के अंदर मसला है, ठीक है, विद इन मसला है,
जेनेटिक कर लो या विद इन कर लो, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन में हमारे पास क्या रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन आई थिंक मैंने जो पढ़ा है 60% ऑफ केस में गॉल ब्लेडर, मतलब गॉल ब्लेडर खुद नहीं, गॉल ब्लेडर स्टोन्स। क्योंकि अगर हमें याद हो, वैसे आपको याद ही होगा, बट देयर इज अ राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, देन पेनक्रियाटिक डक्ट, देन इट कॉमन पेनक्रियाटिको हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, तो ये बन रही थी ना। तो अगर बाइल स्टोन्स की वजह से ये चीज़ ब्लॉक हो जाती है, ये चीज़ ब्लॉक हो जाती है, तो हमारे पास क्या है, ये वाले एंजाइम आगे नहीं जा रहे पेनक्रियाज के, कॉमन बाइल डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। तो ये इस वजह से हो रहा है। अब लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन सिर्फ इस वजह से, हमारे पास और ऑब्स्ट्रक्शन भी इस वजह से हो सकती है। हो सकता है कि कोई पेरी स्पिंक्टर ऑफ बॉडी के अराउंड कोई ट्यूमर निकल गया, उसका नाम मैंने लिखा था एक मिनट, पेरी पेरी एम्पुलरी न्यूप्लाज्म हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ से रिटर्न वाला ले लेते हैं, मैंने बनाया था। तो तो बाइल स्लज, स्लज क्या होता है कि इतनी थिक बाइल निकल रही है कि उसने बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्शन की चीज़ बना ली है, तो दैट इज स्लज, ठीक है। और कॉली, कॉली दो खूबसीरत है, मुझे सर्च करना था, या तो ये सर्च कर लेना, ठीक है। तो होता क्या है, ये किसी पैरासाइट्स की वजह से, जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है वो एस्कैरिस लुम्ब्रिको लुम्ब्रिकॉइड्स होते हैं, जो इस तरह वाले होते हैं, याद होगा, अगर नहीं याद तो फिर भी इसको सर्च कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीमाटोड्स की फैमिली से शायद आई थिंक बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब होता, और दूसरा मैंने क्या बताया, वेस्कुलर। तो वेस्कुलर में हमारे पास क्या क्या हो सकता है, वेस्कुलर में टॉक्सिन्स हो सकते हैं, ड्रग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, सब ब्लड से आ रहा है ना। और क्या हो सकता है, सेप्सिस है, या हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, यानी इसको ब्लड ही नहीं मिल रहा है, स्कीमिया हो रहा है, देन आगे कैसे डेवलप हो रहा है हम उस पर जा रहे हैं, बट दिस इज। और जेनेटिक में क्या हो सकता है कि उसके जो खुद जो वो एंटीट्रिप्सिन वाला मॉलिक्यूल था वही नहीं बन रहा, खुद जो अलग अलग लाइसोसोम बन रहे थे वो कंबाइंड हो गए उससे ना, ऐसे जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से। तो दीज आर द कॉजेज। अब देखो कॉजेज, हमें क्या हुआ, हमें फिंगर टिप पे याद होगा, हमें फिंगर टिप पे याद क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन से भाई बाहर जाने से रुक सकता है, कुछ चीज़ उसको अंदर आके अटैक कर सकती है। अरे भाई कोई अटैक नहीं हो रहा, खुद ही पागल हुए हैं, यानी खुद ही उनका जो है ना इंटरनल मैकेनिज्म उनका खराब है। ऑब्स्ट्रक्शन क्या क्या हो सकती है यार, डक है, डक जो है ना खुद से पेनक्रियास का, चलो स्लज क्या बनेगा उसके, तो फ्लूइड ही एक चीज़ निकली ना, वो गॉल ब्लेडर ऊपर पड़ा हुआ है, तो गॉल ब्लेडर से स्टोन आ सकता है, वो नीचे ओडी है, भाई म्यूकोजा है, वहाँ का ट्यूमर हो सकता है, ठीक है। और क्या बोला था मैंने, एक हो गया, दो हो गया, हाँ भाई बाइलरी स्लज आ सकता है, स्टोन तो नहीं है, बट ऐसी कंडीशन हमारे पास जो होती है, मैं याद दिला दूँ, तो सिस्टिक फिब्रोसिस जो होती है, इसके अंदर अभी मैं डिटेल में तो नहीं जा रही, बट यही होता है कि इसके अंदर थिक हमारे पास एक चीज़ बन रही है। अब थिक कोई चीज़ होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे जो म्यूकस आ रहा होता है, बलगम जब हमारा होता है, तो हमारे पास क्या होता है, ऐसा लगता है ना कुछ चीज़ ब्लॉक है, क्योंकि वो थिक है, हालांकि वो पूरी रोकी भी नहीं है। अच्छा मैं सोच रही हूँ छोटी बनाऊंगी, और ये मुझसे अभी 13 मिनट हो गए, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया सर मैकेनिज्म में। पहले जो प्रॉब्लम थी हमें दिख रही थी ना, इतनी बड़ी थी, हमें दिख रही थी, यानी ऑब्स्ट्रक्शन हमें दिख रही है। अच्छा नहीं भाई, इतनी प्रॉब्लम जो ना ऐसी है, जो मतलब हम लार्ज माइक्रोस्कोप नहीं, माइक्रोस्कोप से देखें, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से तो हमें नजर आ जाएगी, ऐसी नार से इंजरी स्टार्ट वहाँ से हुई है। तो स्टार्टिंग का बता रही थी, स्टार्ट कैसे हुई, मैकेनिज्म ना ऑब्स्ट्रक्शन से स्टार्ट हुई, एसएनआर सेल की इंजरी से स्टार्ट हुई। अब मैं बताऊंगी एसएनआर सेल की इंजरी, वैसे क्या हम देख ही लेते हैं ना क्या क्या, यहीं से देख लेते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन मैंने बता दिया क्या क्या कर सकते हैं, एसएनआर सेल की इंजरी क्या क्या कर सकता है, जो भी हमारी वेस्कुलर कॉजेज है ना, वो एसएनआर सेल की इंजरी में आता है।
टॉक्सिन, ड्रग, इन्फेक्शन, कितना मतलब इजी हो गया ना। और हमारे पास और छोटे लेवल भाई हम उसको ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जेनेटिक ऐसे डिवाइड करा हुआ। सो हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑब्स्ट्रक्शन मैकेनिज्म पे बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे। और मैकेनिज्म में हम सबसे पहले, क्योंकि हमने तीन तरह से हमने मैकेनिज्म देखे हैं, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन, एसएनआर, सेल इंजरी और जेनेटिक्स। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो ऑब्स्ट्रक्शन पे बात करेंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन किस तरह से हमारे पास पैनकिटाइटिस को जो है ना इनिशिएट करती है। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन में बेसिकली होता क्या है कि ऑब्स्ट्रक्शन बहुत अनयूजुअल सा लग रहा है कि हाउ कैन ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई कि वन वर्ड आपको याद रखना है कि आपके पास ऑटो डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि एंजाइम की डिसबैलेंस हो जाती है। तो हाउ कैन ऑब्स्ट्रक्शन कैन लीड टू एन ऑटो डाइजेशन, ठीक है, तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन होती है। अब ऑब्स्ट्रक्शन जो मैंने आपके पास डक्ट डिस्कस करी थी कि लेफ्ट पेनक्रियाटिक डक्ट, राइट लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, देन सिस्टिक डक्ट मिलके हमारे पास बनती है कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, और कॉमन बाइल डक्ट्स के साथ हमारे पास आता है पेनक्रियाटिक डक्ट, और देन ये चीज़ जो है बनती है पेनक्रियाटिक हेपेटिक डक्ट, जो कि हमारे पास क्या नाम है ड्यूडेनम में ओपन हो जाती है। तो बेसिकली अगर कोई भी स्टोन यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे स्टक हो जाता है, या तो पेनक्रियाटिक डक्ट से आगे, पेनक्रियाटिक हेपेटिक डक्ट से आगे, या फिर यहाँ पे भी हो सकता है। सो वो क्या कर रहा है, बेसिकली एंजाइम्स को आगे जाने से रोक रहा है। अब जब वो एंजाइम्स को आगे जाने से रोक रहा है तो क्या होगा कि एक वक्त आएगा कि इंट्राडक्टर प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे होगा तो यहाँ पे प्रेशर जो इंक्रीज होने लगेगा, फिर एंजाइम एक्यूमुलेट हो जाएगी। जाहिर सी बात है यहाँ से चीज़ आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन वहाँ तो फॉर्म हो रही है, वहाँ तो सिग्नल्स जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ सिग्नल जाने की वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ एंजाइम होगा। अब एंजाइम जब एक्यूमुलेट होने लगेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ इंगॉर्जमेंट हो जाएगी और वहाँ से एंजाइम रिलीज होंगे, ठीक है। एंजाइम जो हमारे पास ट्रिप्सिनोजन वगैरह की जो हमने बात करी थी वो तो इनएक्टिवेटेड फॉर्म है, बट लाइपेज जो एक्टिवेटेड फॉर्म होता है। और जब वो ऊज आउट होगा पेनक्रियाज में, तो हमने एस्ट्रोलॉजी जैसे कि पढ़ी हुई है कि वहाँ पे हमारे पास फैट सेल्स होते हैं। जो फैट होता है तो लाइपेज वहाँ पे एक्ट करेगा और लोकल फैट नेक्रोसिस स्टार्ट होगी। लोकल फैट नेक्रोसिस स्टार्ट होने की वजह से जाहिर सी बात है नेक्रोसिस कैन लीड टू नेक्रोसिस, क्या होती है, डेथ होती है, ठीक है। और डेथ होगी एडिपोज सेल्स की, तो फिर वो सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा, किसके थ्रू आएंगे सिग्नल, पेरियासिनार, माइक्रोफिब्रोफाइल और ल्यूकोसाइट्स के थ्रू हमें सिग्नल्स मिलेंगे। क्या सिग्नल्स मिलेंगे, ये सिग्नल्स मिलेंगे कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, यहाँ पे जल्दी जल्दी आ जाओ। अब वो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज होने की वजह से जाहिर सी बात है हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप होता है इन्फ्लेमेशन का, वो हमारे पास होता है कि वेसल्स जो डायलेट हो जाती है, वहाँ लीकी हो जाती हैं। तो वहाँ पे हमारे पास क्या जनरेट हो गया, पेनक्रियाज के अंदर एडिमा जनरेट हो गया। अब एडिमा जनरेट होने की वजह से, क्योंकि अब इतना फ्लूइड प्रेशर है, तो हमारे पास होती है ब्लड वेसल्स कॉम्प्रोमाइज। ब्लड वेसल कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से हमारे पास जाहिर सी बात है जब ब्लड एक्सचेंज नहीं हो रहा, आयन एक्सचेंज नहीं हो रहे, तो एसिनार सेल इंजरी हो जाती है। अब ये जो चीज़ है दैट इज़ द पॉइंट कि अब यहाँ से रिलीज होंगे एंजाइम, और जब एंजाइम रिलीज होंगे तो वो क्या करेंगे, ऑटोडाइजेशन। तो दैट इज ऑल अबाउट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, कि किस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन लीड करती है टू द पेनकेटाइटिस होने की वजह से, क्योंकि अब इतना फ्लूइड प्रेशर है, तो हमारे पास होती है ब्लड वेसल्स कॉम्प्रोमाइज। ब्लड वेसल कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से हमारे पास जाहिर सी बात है जब ब्लड एक्सचेंज नहीं हो रहा, आयन एक्सचेंज नहीं हो रहे, तो एसिनार सेल इंजरी हो जाती है। अब ये जो चीज़ है दैट इज़ द पॉइंट कि अब यहाँ से रिलीज होंगे एंजाइम, और जब एंजाइम रिलीज होंगे तो वो क्या करेंगे, ऑटोडाइजेशन। तो दैट इज़ ऑल अबाउट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, कि किस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन लीड करती है। अच्छा, राइट है। अच्छा, होता क्या है हमारे पास एसएनआर सेल इंजरी। अब जो हम दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं दैट इज एसएनआर सेल इंजरी, ठीक है। अब एसएनआर सेल इंजरी हमारे पास ब्लॉकेज से भी हो सकती है, ठीक है, जो मैंने पढ़ा है लाइपेस होगा, लाइपेस फैट नेक्रोसिस करेगा, फैट नेक्रोसिस से क्या होगा कि हमारे पास प्रो इन्फ्लेमेटरी सेल साइटोकाइन्स प्रोड्यूस होंगे, जो कि हमारे पास ल्यूकोसाइट्स को लाएंगे, ल्यूकोसाइट्स आएंगे तो एडिमा कराएंगे, एडिमा होगा तो क्या होगा, हमारे पास स्कीमिया होगा, जो ब्लड है उसकी वो नहीं होगी, तो फिर हमारे पास स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। पॉइंट इज ऑल अबाउट दिस के, लेकिन डायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट इससे हो सकता है भाई कोई अल्कोहल है वो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, अल्कोहल डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, या फिर हमारे पास ये तो मैंने चीज़ें बनाई ना, बस वो सारे डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता क्या है, ऑक्सीडेटिव
ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन स्पीशीज से कोई रिलेटेड है, यानी कि नेगेटिव। अभी मैं इतना ईजी करके ये बता सकती हूँ इसमें नेगेटिव है किसी पॉजिटिव को ले लेगा, और हर बहुत सारी चीज़ें हमारे पास बॉडी में पॉजिटिव होती है। बनी बनाई सही सलामत रखी हुई है, उसको जाके जिससे उसके साथ रिएक्ट कर लेगा, उसको ख़त्म कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अभी मैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में ये बता सकती हूँ कि फ्री रेडिकल हमारे पास ज़्यादा होगा, क्योंकि एक हमारे पास बॉडी में बैलेंस होता है बिटवीन द फ्री रेडिकल एंड इसको ख़त्म करने वाले जो होते हैं मॉलिक्यूल्स के साथ। फ्री रेडिकल ज़्यादा होगा, दो काम कर रहे हैं। वही जो मैंने बात बताई कि जब ये रिएक्ट करना शुरू कर देगा, अच्छा बाकियों से रिएक्ट कर रहा है, किसी एंजाइम को ख़राब कर दे, चलो वो दोबारा बन जाएगा, ठीक है। वो वाले प्रोटीन को ख़त्म कर दिया, चलो वो दोबारा बनेगी। बट जब बात आ गई भाई घर की दीवारों को ख़राब करा, घर की दीवारें क्या है, मेम्ब्रेन, जब उसको इसने अटैक करा क्या हुआ, दाएं उसके दाएं जाके रिएक्ट कर लिया। अब जो है ना, ये पता है मेम्ब्रेन कितनी रेगुलेटेड रखती है, अंदर इसको बरकरार रखना होता है सोडियम को, नहीं सॉरी सॉरी, अंदर इसको बरकरार रखना होता है पोटेशियम को, और बाहर इसको बरकरार रखना होता है सोडियम को, यानी कि अंदर पोटेशियम ज़्यादा है। बट अब जब दीवारें ही नहीं रही हैं तो हो जाएगा, जाहिर सी बात है सोडियम ज़्यादा अंदर आने लगेंगे। जब पोटेशियम बाहर जाएगा और सोडियम अंदर आएगा और कैल्शियम अंदर आएगा, तो सोडियम जब अंदर आएगा अपने साथ वाटर लाता है, स्वेलिंग होती है, ठीक है। वो एक अलग डिफरेंट मैकेनिज्म में, मैंने प्रोसेस सेल नेक्रोसिस पूरा नहीं पढ़ा रही, बट दिस कैल्शियम, इस कैल्शियम ने अपना कमाल ऐसे सिखा देना है कि अगर आपने पढ़ा हो कि कैल्शियम का एक था कैल्शियम का एक, उस एंजाइम को याद नाम याद नहीं आ रहा कि उस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर सकता है। तो इसने तो कर दी ना, अपना काम कर दिया, ठीक है। और एक और चीज़ होती है, इंक्रीज कैल्शियम की वजह से जो ट्रिप्सिनोजिन था ना, ट्रिप्सिनोजिन, जिसको ये ट्रिप्सिन में नहीं कन्वर्ट हो सकता था, इसको क्या चाहिए था, एंटेरोपेप्टाइडेज। जब चाहिए था, क्यों चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर इनर्ट एबिलिटी थी कि ये इससे कंबाइंड रहेगा, यानी अगर ये इनएक्टिवेटेड चीज़ है, ये इस लंबी वाली चीज़ से ट्रिप्सिन से कंबाइंड रहेगी और इसको ट्रिप्सिनोजन में ये जो इसकी प्रॉपर्टी है ना, ये कैल्शियम खत्म कर देता है, यानी कि अब ये विद इन द एनटीआर विदाउट द हेल्प ऑफ एंटेरोपेप्टाइडेज एक्टिवेट हो गया, होने की सलाह रहता है। ये सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे वैसे, लेकिन अगर उसने एक को भी कर दिया, अब एक ट्रिप्सिन कमाल दिखाएगा, वो 10 ट्रिप्सिनो जिनको कन्वर्ट करेगा, तो दैट इज ऑल ऑटो डायरेक्शन स्टार्ट हो। दूसरा ही क्या करता है भाई, एक्टिवेशन करता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते ही हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, चलो ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर पड़ा हुआ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पड़ी हुई जीन डीएनए, ठीक है। डीएनए को जाहिर सी बात है, डीएनए क्या बनाती है, एमआरएनए, एमआरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन, यही होता है ना, तो प्रोटीन भी एंजाइम बनते हैं। अब इसको एमआरएनए बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, इसको क्या करना होता है, इसको अनफोल्ड होना पड़ेगा, और ये जो इसके कोड लगे हुए इसको पढ़ने वाला चाहिए। तो इसको पढ़ने के लिए एक मॉलिक्यूल होता है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, वो बाहर पड़े हुए होते हैं, मतलब सेल के यहाँ पड़े हुए, वो तब तक नहीं काम करते जब तक एक्टिव है, यानी इनको आगे कोई धक्का नहीं देगा ना, ये अंदर नहीं घुसेगी, इसको धक्का दे के अंदर घुसाना पड़ता है। तो ये धक्का, तो वैसे तो नॉर्मल जब जाहिर सी बात है कोई चीज़ प्रोडक्ट कम होने लगती है तो ये, अच्छा दो तरह की इसकी रेगुलेशन होती है, शायद उस पर नहीं जा रही, बट लेकिन जब चीज़ कम होती है, जैसे कोई इंजाइम कम हो गया तो उसको धक्का लगा और ये अंदर चले गया, लेकिन अभी कोई इंजाइम कम नहीं हो रहा, ये हो गई है हमारे पास ज्यादती इसकी, और ये क्या कर रहा है, गलत तौर पे इसको एक्टिवेट, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही, कोई बैक्टीरिया नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, ये जाके इसको धक्का लगा के अंदर भेज देता है। जब अंदर भेजता है तो ये क्या करता है, कोड रीड करता है और एमआरएनए बनाता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है। अच्छा ये कौन सी प्रोटीन बनाता है, ये वो प्रोटीन बनाता है जो प्रो इन्फ्लोमेटरी है, यानी कि ल्यूकोसाइट्स को बुलाएंगी, ल्यूकोसाइट्स को बुलाएंगी तो वही प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो गया, वो प्रोसेस चल जाएगा, ऑटो डाइजेशन हो जाएगी, और हमारे पास पैनक्रियास की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है। अल्कोहल भी फार और लेस यही कर रहा होता है, ठीक है।
अच्छा, और बड़ा कमाल का काम है, वो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करा रहा है, वो प्रोटीन प्लग भी बना रहा है, वो डायरेक्ट भी कर रहा है, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी डाल रहा है। मतलब उसके बिल्कुल कमाल का कमाल है, वो हर चीज़ कर रहे हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं कि बहुत से जितने लोग अल्कोहल पीते हैं नहीं हो गया। अच्छा, अल्कोहल जो है ना क्रॉनिक भी कराता है और एक्यूट भी, और एक जेनेटिक कॉज है जो क्रॉनिक भी कराती है। ये सब मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में, हाँ, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इम्पोर्टेंट है। क्यों? कोई भी लिख सकता है। पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है? पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड में जब ब्लड में कैल्शियम कम होता है तब रिलीज होता है, और बोन से कैल्शियम को निकालता है। तो जब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो जाएगा, नहीं उस एंजाइम की नीड नहीं, एंजाइम बोलिए सॉरी, हार्मोन की नीड नहीं है, फिर वो रिलीज हो रहा है, तो यानी कि हाइपर कैल्सीमिया हो गया। अब हाइपर कैल्सीमिया मैंने बताया था कि कैल्शियम ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात अंदर भी ज़्यादा जाएगा, तो जब सेल के अंदर जाएगा तो वही कैस्केड स्टार्ट हो गया, ठीक है। वही कैस्केड स्टार्ट हो गया, तो ये हाइपर कैल्शियम इस तरह से करता है। हाइपर कैल्सीमिया कोई ज़्यादा कैल्शियम यूज़ कर रहा है, सप्लीमेंट्स वगैरह ले रहा है, तो उस वजह से हाइपर ट्राईग्लाइसराइड एल्डिहाइड, ज़्यादा फैट जाएगा, फैट नेक्रोसिस होने के चांसेस है। डायरेक्ट ट्रोमा की वजह से हो सकती है। ग्रेट कॉली एनजियो पेनक्रियाटोग्राफी, सॉरी, रेट्रोग्रेड पॉली एनजियो पेनक्रियाटोग्राफी। ये क्या होता है कि हम ड्यूडेनम होता है ना, ड्यूडेनम से जाते हैं और फिर इस डक में जाके फिर हम ऊपर बाई की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। ये पेनक्रियास पड़ा हुआ है और हमें बाई की तरफ, बाइल डक की तरफ जाना है कि यहाँ कोई स्टोन वगैरह तो नहीं है, लेकिन हो तो सकता है ना कि यहाँ से जा रहा हूँ ये टच कर जाए तो इंजरी हो जाए, तो इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ गई जेनेटिक कॉलेज, इसमें लिखी हुई है। अच्छा, जेनेटिक कॉलेज में दो तरह की नहीं, मैंने डायरेक्ट बताया। जेनेटिक कॉलेज में क्या हो सकता है? लॉस ऑफ फंक्शन हो सकता है, लॉस ऑफ फंक्शन हो सकता है या गेन ऑफ फंक्शन हो सकता है। हमेशा ना जोर जोर की चीज़ों को याद करा करो। लॉस हो सकता है, गेन हो सकता है। लॉस क्या होगा? एंटीट्रिप्सिन का लॉस हो गया। गेन क्या होगा? गेन इन दोनों जीन का वैसे लॉस ऑफ फंक्शन है। PRSS1 जीन ये क्या करता है? सेल्फ इनएक्टिवेशन की रेजिस्टेंस को ख़त्म कर देता है। स्प्रिंग जीन क्या करती है? ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो होता है उसको उसको ख़त्म कर देती है। CTFR जो है ना, ये है सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक ट्रांसपोर्टिंग, इस तरह से कुछ था, फाइब्रोसिन रिसेप्टर इस तरह से कुछ था। तो ये क्या करते हैं? ये बाइकार्बोनेट को रिलीज नहीं करते, इस वजह से प्लग, मैंने कहा इसकी जेनेटिक्स में इतना नहीं होता, छोड़ दो बस इसे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी, इससे इम्पोर्टेंट नहीं है, क्लिनिकल फीचर्स पे आ जाते हैं। जिस तरह से बेसिकली क्वेश्चन आएगा तो मतलब समातों को ना खोल लीजिए वाला सिस्टम जो है, काम है, समातों को खोल लीजिए वाला काम है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर में क्या होगा? पेनक्रियास कहाँ रखा हुआ है? पेनक्रियास रखा हुआ है एपिगेस्ट्रिक रीजन से कुछ नीचे होता है, एपिगेस्ट्रिक रीजन नहीं होता है, थोड़ा सा नीचे। तो भाई दर्द होगा, पेन होगा, पेन इन एपिगेस्ट्रिक रीजन। कैसा पेन होगा? बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है। अच्छा, इसकी सप्लाई कहाँ से आती है पेनक्रियास? मुझे T10 याद आ रही है, फिर भी देख लेना। तो बैक की तरफ पेन जाती है, रेडिएट टू बैक इज द टिपिकल फीचर ऑफ पेनक्रियाटिस। मैं ये नहीं कह रही कि अगर पेनक्रियाटिस होगा और पेन बैक में नहीं जा रहा तो इट इज़ नॉट पेनक्रियाटिस, बट अगर पेन बैक में जा रहा है और वो टिपिकल वाला बैक में जा रहा है तो वो 90% चांसेस हैं कि वो क्या होगा? पेनक्रियाटिस होगा, और टिप ऑफ द शोल्डर की तरफ भी जाता है। तो सबसे पहला हमारे पास फीचर आ गया पेन। तो हमें है ना, असल में पेन में हमें मालूम ही करना होता है कि कब उठा, राइस बताइए, एकदम से उठेगा, कोई 10-12 दिन से नहीं हो रहा होगा, एक्यूट पेनिटाइटिस कर रहे हैं, कब उठा,
किस तरह का पेन है, थ्रोम्बिंग पेन उसको हो रहा है, रेडिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा, हाँ भाई रेडिएट कर रहा है, उसको बैक में जा रहा है और शोल्डर में जा रहा है। अच्छा फिर क्या हो गया, हमारे पास सेकंड फीचर आएगा नोजिया वोमिटिंग, जो भी रिलेटेड है हमारे पास नोजिया ट्रैक से, जीआई ट्रैक से, इसमें यही होता है नोजिया वोमिटिंग। मॉल ब्लीडिंग का मसला है ये होगा, लिवर का भी मसला होता है, बास कंडीशन में होता है, ठीक है। थर्ड थर्ड क्या होगा, एक्यूट क्रॉनिक तो है नहीं, ठीक है। हमारे पास थर्ड आ गया, अगर वो शॉक में जा रहा है हाइपोवॉलेमिक तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्ट्रेस हो सकता है। अच्छा ये बेसिक है, तो ये चीज़ याद रखनी है पेन का और उसका। और अच्छा अब बंदा आ गया, इस कंप्लेन के साथ आ गया, उसको दर्द हुआ है, उसको अब मैं कैसे पता लगाऊंगी, हो सकता है उसको गॉल ब्लैडर में मसला हो, गॉल ब्लैडर तो सबके पास होता है, मतलब पॉलीलिथियासिस हो या पॉलीलिथियासिस पॉलीसिस्टाइटिस हो, कुछ भी हो सकता है ना। मैं कोई वो थोड़ी है कि वो आप बोले कि हाँ भाई मुझे पेंटिसाइटिस हो बोल, तो उसको ये पॉलीसिस्टाइटिस भी हो सकता है, पॉलीलिथियासिस हो सकता है, स्ट्रॉन्ग डिजीज है, मे बी पॉसिबल। हालांकि इतना पेन नहीं, बट फिर भी चलो कह लो। कोई और मसला हो, परफोरेशन हो, ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर पर सॉरी ड्यूडनल परफोरेशन हो, ठीक है, उसमें भी इस तरह का पेन हो सकता है। तो मैंने तो नहीं किसी को, अब मुझे क्या करानी होगी, इन्वेस्टिगेशन, तो याद रख लो इसको, अमाइलेज लाइपेज, अमाइलेज लाइपेज, तो 5 पेज, अमाइलेज लाइपेज, अमाइलेज विद इन 24 आवर रेज होता है और बहुत ज़्यादा रेज हो जाता है, स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक ये लेकिन ये 72 आवर से 90 समथिंग आवर में रेज होता है, ठीक है। तो ये है, और क्या करा सकते हैं, और क्या करा सकते हैं, हम करा सकते हैं CBC जिसमें हमारे पास ग्लूकोसाइड ज़्यादा है, और क्या करा सकते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये स्पेसिफिक होती है, अगर मोर देन 200 समथिंग है तो पक्का पक्का एक्सरे करा सकते हैं। एक्सरे क्या क्यों कराना है, रूल आउट करने के लिए, क्या रूल आउट करने के लिए, गैस वगैरह, ठीक है, परफोरेशन। और क्या करा सकते हैं, एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड में हमें जो है ना वैसे इतना इकोइक नहीं दिख रहा होता, इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम गॉल स्टोन देख सकते हैं, ये करा हम कराते हैं। वो CT जब हमारा एडवांस लेवल में चले जाती है तो प्रोग्नोसिस, क्या हम उसको मेडिसिन दे रहे हैं वो असर कर रही है नहीं, हम इसे चेक करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पेंटाइटिस।